नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अगले हफ्ते की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जहां पर हम आज के बाजार ब्यौरा आपके सामने रखते ही रखते हैं। इस आधार पर आपको बताते हैं कि आखिर अगले हफ्ते आपको क्या तैयारी रखनी है, किन लेवल्स का ध्यान रखना है, किन सेक्टर को अपने रडार पर रखना है। यही नहीं, हम बताते हैं आपको कि आखिर इस पूरे हफ्ते बाजार की चाल किस तरह की रही है। और हमारे साथ दिग्गज एक्सपर्ट भी जुड़ते हैं। लेकिन आप इस शो में भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। तरीका बेहद आसान है, सिर्फ और सिर्फ YouTube पर आप कमेंट करके अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। याद रखिए, YouTube पर कमेंट कीजिए और यहां से जो सवाल आज आप पूछेंगे उन सवालों के जवाब सोमवार के शो में दिए जाएंगे। जो सवाल आपने पिछले एपिसोड में पूछे थे उसके जवाब आज के शो में हमारे दिग्गज एक्सपर्ट देंगे। अब जरा बाजार की चाल को एक बार देख लेते हैं तो आप देखेंगे कि निफ्टी 25,100 के ऊपर क्लोजिंग लेता हुआ नजर आया। 319 अंकों की तेजी निफ्टी में आज देखने को मिली। तो आज जब बाजार में जो मोमेंटम था उसने कहीं ना कहीं जो रफ्तार पकड़ी वो एक अलग तरह की रफ्तार रही। और इसमें आप देखिए कि निफ्टी 50 25,100 के ऊपर क्लोजिंग लेने में कामयाब रहा। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो यहां देखिए 56,250 के पास बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग ली। लगभग 625 अंकों की तेजी हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली। लेकिन पिछले एक हफ्ते में जो उतार चढ़ाव रहा है उसने कहीं ना कहीं एक नेगेटिव रिटर्न बैंक निफ्टी में दिया है। अगर हम निफ्टी की बात करें, निफ्टी 50 की बात करें, तो यहां पर अगर हम एक हफ्ते का चार्ट देखते हैं तो आप देखेंगे कि एक हफ्ते में -1.25% तक का, अगर निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी नहीं निफ्टी की बात करें, तो यहां पर 1.25% से ज़्यादा का जो है वो पिछले एक हफ्ते में नेगेटिव रिटर्न हमें देखने को मिला। इन सब के बीच में बहुत से और भी फैक्टर्स रहे हैं बाजार में। आप देखिए कि आज के बाजार में ब्रॉडर मार्केट जो था वो भी हरे निशान में कारोबार करता नजर आया। लगभग 1.5% चढ़कर मिड कैप ने क्लोजिंग ली। स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप में हमें 1% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली आज के सेशन में। वीकली जो ट्रेंड्स रहे वो नेगेटिव रहे। चलिए, इन सब के बीच में मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ आज चर्चा में शामिल हो रहे हैं बेहद खास मेहमान। हमारे साथ जियोजीत इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गौरांग शाह साहब और यस सिक्योरिटीज से लक्ष्मीकांत शुक्ला, दोनों दिग्गज एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले लक्ष्मीकांत जी, सोमवार को बाजार को कहां देख रहे हैं आप? आज जो बाजार ने रफ्तार पकड़ी, 25,100 के ऊपर क्लोजिंग लेना एक मजबूती को दर्शाता है। बैंक निफ्टी ने भी एक तरह से अलग तरीके से आउट परफॉर्म किया। अब यहां से निफ्टी और बैंक निफ्टी में सोमवार की रणनीति क्या होनी चाहिए? आफ्टरनून प्रशांत जी, और मेरे को पैनलिस्ट गौरांग जी को भी मेरा गुड आफ्टरनून। निफ्टी के बारे में अगर बात करें तो अभी अच्छा खासा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिला है आज के सत्र में। और पिछले 3 दिनों से तो ये साइडवेज रेंज में ही ट्रेड कर रहा था, जो कि जो रेजिस्टेंस था वो 25,000 के आसपास था, और जो सपोर्ट था वो 24,700 के आसपास था। तो आज जब ऊपरी स्तर पर क्लोजिंग हुई है तो ये एक बुलिश मोमेंटम को ही दर्शाता है, और हमें लगता है कि यहाँ से निफ्टी आगे की तरफ बढ़त बना सकता है। आगे की तरफ बढ़त बनाते की, और जब भी बनाए वहां पर 25,300 के हर्डल्स भी देखने को मिलेंगे, जहां पर हमें 78.6 फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखने को मिले हैं। अगर हम डाउनवर्ड रैली ड्रॉ करते हैं 26,277 लेकर 21,743 के, तो 25,300 एक अहम लेवल रहेगा नेक्स्ट वीक में। और वहीं पर अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 24,700 से लेकर 24,500 के एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर ही निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल सेंटीमेंट आने वाले समय में पॉजिटिव साइड के दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर बैंक निफ्टी की बात करी जाए तो बैंक निफ्टी में भी कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिला है 56,100 के ऊपर। अब बैंक निफ्टी 57,050 की तरफ अपना बढ़त बना सकती है। वहीं पर अगर सपोर्ट की बात करें तो 55,500 से लेकर 55,000 जोन के आसपास बैंक निफ्टी के भी सपोर्ट नजर आ रहे हैं। सेक्टोरियल इंडाइसिस में हमें अच्छे खासे रिटर्न निफ्टी रियल्टी और निफ्टी आईटी और निफ्टी प्राइवेट बैंक्स में देखने को मिल रहे हैं। तो हमें लगता है कि आने वाले समय में इन तीनों ही सेक्टर्स में तेजी बनी रह सकती है।
तो ये है राय इस वक्त आती हुई लक्ष्मीकांत जी की तरफ से। कौन से सेक्टर पर बुलिश हैं वो भी लक्ष्मीकांत जी ने राय दे दी। गौरांग सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा, दो अहम सेक्टर की आपका नजरिया उन पर जानना चाहूंगा। एक है बैंकिंग, दूसरा है रियल्टी, और दोनों पर इम्पैक्ट हमने खास तौर पे आरबीआई से जो प्रोजेक्ट फाइनेंस नियमों में ढील मिली है, राहत मिली है, उससे मजबूती हमने देखा है। अगर मैं बैंकिंग की बात कर लूं तो आप देखिए यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी जैसे दिग्गजों में भी आज हमें तेजी देखने को मिली। रियल्टी में जहां तक मैं करता हूं तो फिनिक्स, लोढ़ा, गोदरेज प्रॉपर्टीज, इसके अलावा ब्रिगेड एंटरप्राइजेज, इन सभी स्टॉक्स में एक अलग तरह की मजबूती आज के दिन में हमें देखने को मिली। तो बैंकिंग और रियल्टी इस खबर के दम पे और ओवरऑल मार्केट के स्ट्रक्चर को देखते हुए, सेक्टर्स के प्रदर्शन को देखते हुए आपको कैसे लगते हैं यहां से? धन्यवाद प्रशांत भाई, आपका सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। लक्ष्मीकांत जी को भी प्रणाम हमारे तरफ से। तो देखिए प्रशांत भाई, ये जो नियमों में थोड़ी बहुत राहत दी गई है, ये जहां तक मेरी जानकारी है, अगर वो सही है तो अक्टूबर के महीने 2025 के साल में, यानी कि इस साल 2025 अक्टूबर से ये नियम लागू होंगे और फिर धीरे धीरे करके रुझान जो है वो सकारात्मक होगा। अब वो निर्भर करेगा कौन सी बैंक के ऊपर, कौन से क्षेत्र को लेकर के, जहां पर प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग को लेकर के राहत मिलेगी, कितनी प्रतिशत लोन बुक हिस्सा है उसका, और कंपनियों पर भी निर्भर करेगा कि किस प्रकार के प्रोजेक्ट्स उनके पास हैं और किस प्रकार से आगे जा करके उस प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करेंगे। जहां तक रहा सवाल ये दोनों क्षेत्र का, तो मेरे ख्याल से ये दोनों क्षेत्र पर आज नहीं प्रशांत भाई, लेकिन मेरे ख्याल से करीबन 10 दिन 2 हफ्ते पहले जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ब्याज दरों में आधे प्रतिशत की कटौती की और सीआरआर में किश्तों में 1% से कटौती की है, तब से लेकर के रुझान बेहतर हो रहा है, क्योंकि ये दोनों ही क्षेत्र बहुत करीब से निर्भर है ब्याज दरों पर, और ब्याज दरों में कटौती आती है तो बैंक्स को भी फायदा होता है और रियल एस्टेट सेक्टर को खास करके फायदा होता है, हाउसिंग फाइनेंस को फायदा होता है, वगैरह वगैरह। तो आने वाले समय में हमें लग रहा है कि, और हमने तो ये सब तक राय दी है हमारी चैनल लिटिल नाउ स्वदेश पर, कि अगर आपके पास शेयर बाजार में निवेश है, एक पोर्टफोलियो है, तो उस पोर्टफोलियो का एक बहुत ही महत्व अंग वित्तीय क्षेत्र होना चाहिए, जहां पर सरकारी बैंक, निजी क्षेत्र की बैंक और मजबूत एनबीएफसी। तो और रियल एस्टेट सेक्टर में भी अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से 2 या 4 दिन पहले डीएलएफ के 11,000 करोड़ के गुरुग्राम में प्रोजेक्ट्स एक हफ्ते में बिक गए। तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार का एपिटाइट है रियल एस्टेट सेक्टर में, अच्छे प्रोजेक्ट्स अच्छी कंपनियों की तरफ से। क्योंकि नाम लिया है डीएलएफ, तो अनिवार्य होगा पहले तो डिस्क्लोजर देना कि जो भी राय लायक रणनीति आपके समक्ष आज रखेंगे वो हमारी रिसर्च टीम की राय है। इसमें हमारी कंपनी जियोजित या मेरा कोई निजी निवेश नहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन इसी प्रकार से राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, हो सकता है उनका निवेश हो। तो डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज, शोभा लिमिटेड, ओबराय रियलिटी और प्रेस्टीज एस्टेट्स, ये जो 5 कंपनियां प्रशांत भाई रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई, इनकी बैलेंस शीट तो मजबूत है ही, ऋण को लेकर के प्रतिशत के हिसाब से बहुत कम है इनके बैलेंस शीट पर, और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने की जो क्षमता और रन रेट है वो सर्वोच्च स्तर पर है। तो ये है राय आपको मिलती हुई तमाम दोनों सेक्टर्स पर, और यहाँ पर किन स्टॉक्स पर नज़र रखनी है वो भी आपको गौरांग सर ने बताया। चलिए, हमें यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के उस पार आपके सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे, एक्सपर्ट से उन पर राय जानेंगे। आप अपने सवाल यूट्यूब पर हमें पूछते रहिए, हम उन सवालों के जवाब अपने शो में शामिल करते हैं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अगले हफ्ते की तैयारी देख रहे हैं आप, और अब आपके सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं जो आपने YouTube पर पूछे हैं। जो दर्शक चूक गए हैं वो आज पूछ लें सवाल, हम सोमवार को उसके जवाब देंगे। पहला सवाल लेते हैं निर्भय तिवारी, माफ कीजिएगा, बापी बैरागी का सवाल लेते हैं। कोलकाता से इन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है, और बापी बैरागी ने जो सवाल पूछा है वो कोचीन शिपयार्ड पे राय जाननी चाहिए। इनके पास 2450 के भाव से कोचीन शिपयार्ड के शेयर हैं। पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए। लक्ष्मीकांत जी, कोचीन शिपयार्ड 2450 के भाव से। जी, पिछले कई दिनों के एक करेक्टिव मूव के बाद यहाँ पर एक अच्छा खासा पॉजिटिव अपसाइड का मोमेंटम दिखाई दे रहा है। कोचीन शिपयार्ड में एक स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है अपने की फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल के आसपास, वहीं पर बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न है। तो हमें लगता है कि जब तक 1000
टू 1890 के लेवल्स ये रिटेन करता है तो फिर हमें अपसाइड के मोमेंटम देखने को मिलेंगे। जो मेजर ब्रेक थ्रू है कोचिन शिपयार्ड में वो आ सकता है 2545 के ऊपर, जो कि इसका पिछला स्विंग हाई था जब इसने 6 जून को बनाया था, उसके ऊपर अगर निकलेगा देन आफ्टर फर्दर तेजी देखने को मिलेगी। अभी फिलहाल इनको होल्ड रखने की सलाह रहेगी और मुझे लगता है कि जब तक ये स्टॉक 1920 के ऊपर ट्रेड करता है तब तक इसमें तेजी बनी रहेगी। है तो फिलहाल होल्ड करने की सलाह आपको मिलती हुई। बढ़ते हैं आगे और निर्भय तिवारी जी का सवाल लेते हैं सासाराम बिहार से। इन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचा है। इरेडा पर राय जानना चाहते हैं गौरांग सर। 160 रुपए की इनकी बाइंग है इरेडा पे, बताइए क्या करना चाहिए। प्रशांत भाई, अगर निवेश लंबी अवधि का है तो मेरे ख्याल से ये जो हम कार्यक्रम की शुरुआत में प्रोजेक्ट फाइनेंस को लेकर के बात कर रहे थे, उसका एक सकारात्मक सा असर इरडा जैसी कंपनियों पर भी पड़ेगा, क्योंकि ये भी प्रोजेक्ट फाइनेंस कराती है, खास करके जो नई ऊर्जा ऊर्जा उत्पादन क्षमता जो खड़ी होती है, क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी। तो और बुनियादी तर्क के आधार पर जब इसका आईपीओ आया था तब भी आईपीओ नोट द्वारा लंबी अवधि के लिए निवेश की राय दी थी, और उसके पश्चात फिलहाल भी हमारी रिसर्च टीम के तरफ से इरडा पर लंबी अवधि के लिए निवेश की राय है। तो अगर निवेश लंबी अवधि का है, बने रहे। ठीक है, लंबी अवधि के निवेश के लिए बने रहने की सलाह है। चंद्रिका चौहान बिहार सिवान से इन्होंने सवाल पूछा है और टाटा मोटर्स पे राय जानना चाहते हैं और 708 के भाव पे इन्होंने खरीदार की है। और इसके अलावा इनके पास एसबीआई भी शेयर है, 812 शेयर हैं 25 के भाव से। लक्ष्मीकांत जी, टाटा मोटर्स और एसबीआई पे राय दीजिए और इनकी बाइंग प्राइस 708 की है। इन्होंने काफी ऊपरी भाव से यहाँ पर ये खरीदारी करी है और अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पर एक मैंने पोर्ट मैनेजमेंट कमेंट्री आई थी जिसके मद्देनजर यहाँ पे एक गिरावट देखने को मिली थी। हालांकि अगर हम 2 से 3 दिनों का सेशन देखें तो वहाँ पर हमें एक स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है 665 660 के आसपास। बट जो ओवरऑल ट्रेंड है वो अब डाउनवर्ड की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ सकता है अगर 660 के लेवल टूटते हैं। तो हमें लगता है कि जब तक ये स्टॉक 735 740 के नीचे रहता है तब तक इसमें सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ से इनको एग्जिट हो जाना चाहिए और दूसरे जो ऑटो स्पेस के स्टॉक हैं जैसे कि महिंद्रा एंड महिंद्रा, आयशर मोटर, हीरो मोटो को वहां पर तेजी आने की उम्मीद है। ठीक है, तो ये है राय आपको मिलती हुई। एसबीआई भी इन्होंने खरीदा हुआ है, एसबीआई इनके पास 812 के भाव पे है। एसबीआई का जो अभी जो पुल बैक मूव आया है तो हमें लगता है कि यहाँ से पुल बैक मूव आने वाले समय में बढ़ सकता है। एसबीआई में स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है 770 780 के स्टॉप लॉस के साथ। मुझे लगता है एक शॉर्ट टर्म पुल बैक हमें देखने को मिलेगा 825 की ओर। फिर वहां पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हो सकता है क्योंकि वहां पे ऊपरी स्तर पे फॉलिंग ट्रेंड लाइन आ रही है। हाँ, जैसे ये 825 835 के लेवल के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो वहां पर फिर हमें अच्छे खासे अपसाइड के मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। तब हम एसबीआई को 875 के स्तर पर देख पाएंगे। हालांकि फिलहाल मुझे लगता है कि इनको होल्ड करके चलना चाहिए और 780 के स्टॉप लॉस के साथ ये इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ये है राय एसबीआई और टाटा मोटर्स दोनों पर। विक्रम सिंह सोलंकी सूरत से हमें सवाल भेजे हैं, एनएचपीसी पर राय जानना चाहते हैं। 91 रुपए इनकी बाइंग है, लॉन्ग टर्म का इनका निवेश है। एक और सवाल ले लेते हैं रंजीत का, टाटा स्टील पे गौरांग सर राय जानना चाहते हैं। इनका भी लॉन्ग टर्म का नजरिया है, टाटा स्टील पे 140 पे खरीदारी है। तो विक्रम सिंह की एनएचपीसी पे 91 रुपए की खरीदारी, टाटा स्टील पे रंजीत की खरीदारी 140 के भाव पे, दोनों का नजरिया लॉन्ग टर्म का। दूसरे प्रश्न का उत्तर पहला देना चाहेंगे। टाटा स्टील का जो प्रश्न है तो वहां पर भी लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है, लेकिन धातु क्षेत्र में अगर आप निवेश करते हैं तो मेरे ख्याल से आपकी जो समय सीमा है वो बाकी अन्य क्षेत्र की तुलना में थोड़ी बहुत लंबी होनी चाहिए। कम से कम 1.5-2 साल या उससे अधिक धातु क्षेत्र में अगर आप निवेश करते हैं और समय सीमा रखते हैं तो अनिवार्य होगा। हमारी रिसर्च टीम के तरफ से टाटा स्टील पर खरीदारी की राय है लंबी अवधि के लिए। एनएचपीसी पर जो प्रश्न है तो इस पर तो कवरेज नहीं, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन ये भी सरकारी कंपनी है, ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी हुई और ऊर्जा क्षेत्र हमें बहुत पसंद आता है। टाटा पावर, एनटीपीसी, टोरेंट पावर, सीएससी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, ये सब कंपनियां जहां पर हमारी टीम की तरफ से खरीदारी की राय है। तो ये है
सवालों पर। और एक और सवाल ले लेते हैं वीपी अग्रवाल साहब का दिल्ली से। आईओसी इन्होंने खरीदारी की हुई है, 162 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। चूंकि इनका भी लॉन्ग टर्म का नजरिया है, ये 1 साल से 1.5 साल का नजरिया लेकर चल रहे हैं। तो गौरांग सर आप ही बताइए, आईओसी में 1 से 1.5 साल का नजरिया कैसा बन रहा है? तो देखिए प्रशांत भाई, नजरिया तो सकारात्मक है लंबी अवधि के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल, ये तीनों ही सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हमारी रिसर्च टीम को पसंद आती है। लेकिन दिक्कत अभी की परिस्थिति में यह है कि कच्चे तेल के दाम सर पर चढ़कर तांडव कर रहे हैं, जिस प्रकार की परिस्थिति खाड़ी देशों में है, ईरान और इसराइल के बीच में। अब वो किस तरह सुधरती है या बिगड़ती है, या फिर किसी प्रकार का सुलह होता है, या फिर बमबारी और मिसाइल्स एक दूसरे पर दागना शुरू रहेंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन लंबी अवधि का निवेश है तो बने रहने की राय है। निवेश आप वैसे भी आपने 1 साल का निवेश पूछा था कि क्या करना चाहिए, तो बने रहने की आपको सलाह। बढ़ते हैं आगे और आप अपने सवाल हम तक भेजते रहिए। इतने ही सवालों को आज हम शामिल कर पाएंगे। यूट्यूब पर कमेंट कीजिए और हम उन सवालों को सोमवार उनका जवाब देंगे अपने दिग्गज एक्सपर्ट के जरिए। फिलहाल वीआईपी शेयर्स की ओर बढ़ते हैं। लक्ष्मीकांत जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। बताइए वीआईपी पिक के तौर पर आज आपकी पसंद क्या है? जी, हमारी तरफ से 2 रिकमेंडेशन है, वो दोनों ही बाय साइड की ओर है। सबसे पहला रिकमेंडेशन है एचसीएल टेक का। तो 2 दिनों के एक प्रॉफिट बुकिंग के बाद यहाँ पे फिर से एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन एचसीएल टेक में बनते हुए दिखाई दे रहा है। और फिर आज से एक बार फिर इसने 200 डीएमए लेवल को रिक्लेम किया है। तो ओवरऑल जो मोमेंटम है वो अपसाइड का नजर आ रहा है। तो हमें एचसीएल टेक हम बाय करके चल सकते हैं। यहाँ पर जो हमारा जो टारगेट निकल कर आ रहा है 1830 का है, और जो स्टॉप लॉस है वो है 1695 का। दूसरा जो स्टॉक है वो निफ्टी प्राइवेट बैंक है, वो है कोटक बैंक। कोटक बैंक में हमें कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिला है डेली के चार्ट्स पर, और बैक टू बैक मल्टीपल कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। आरएसआई में भी बुलिश क्रॉस ओवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर भी हमें स्ट्रेंथ आता हुआ नजर आ रहा है। तो हम इसको करंटली बाय कर सकते हैं 2160 2170 के आसपास। और इसमें जो हमारे अपर साइड के जो टारगेट है वो आ रहे हैं 2300 के, और 2100 का स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है। ठीक है, तो कोटक बैंक, एचसीएल टेक पसंद आता हुआ लक्ष्मीकांत जी को। गौरांग सर, आपके रडार पे कौन से स्टॉक हैं? प्रशांत भाई, लंबी अवधि के नजरिए से 2 विकल्प ढूंढे हैं। एक है सीमेंट क्षेत्र की दिग्गज कंपनी अंबुजा सीमेंट, 630 के लक्ष्यांक है। और दूसरा क्षेत्र है निर्माण क्षेत्र, जो कि बहुत ही करीब से जुड़ा है सीमेंट क्षेत्र के साथ साथ। तो निर्माण क्षेत्र में पीएनसी इंफ्राटेक, ये एक छोटी मझोली कंपनी है जहां पर लक्ष्यांक 385 के आसपास के रखे हैं। अनिवार्य होगा कहना कि लंबी अवधि का नजरिया होना चाहिए और किस्तों में खरीदारी करें। ठीक है, तो यहां पर आपको अंबुजा सीमेंट और पीएनसी इंफ्रा ये पसंद आता हुआ गौरांग सर को। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे गौरांग सर। इसके साथ ही लक्ष्मीकांत जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए और दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। इसी के साथ अगले हफ्ते की तैयारी में इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।